नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः विजय सीरीज की 5वीं कक्षा में। आज हम लोग वर्णमाला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टर आज नहीं है, आज बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना है। वर्णमाला हम लोग सब पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है आपका, पहला शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा स्वर, चौथा व्यंजन। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर है। सबसे छोटी इकाई है वर्ण, है ना। अच्छा, इसके अगर ये पूछता भाषा की सबसे छोटी यहाँ पर जोड़ देता तो सार्थक इकाई। बहुत क्वेश्चन आया आया था ना इस तरह का। हाँ, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगा, है ना। अगर ये सार्थक ये शब्द जुड़ जाए तो शब्द आंसर सही हो, ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये सार्थक ना जुड़ा रहे, केवल इतना लिखा रहा है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण, तो सार्थक इकाई शब्द है ना। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऐसे बोल तो बगैर लिखे। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, शब्द समूह को अथवा वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, अथवा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, स्वर की परिभाषा कोई बताएगा मुझे? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में दो तरह के शब्द होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला हमारा बनता है। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। भाई ये आ, ई, ऊ, इनमें किसी की सहायता नहीं आपको आवश्यक है यहाँ पर बोलने में, लेकिन आप जब का बोलेंगे तो का में क्या है? का प्लस आ बराबर का। उसी तरह से खा, है ना, इसमें भी छोटा आ है, तो स्वरों की सहायता से व्यंजनों को बोला जा सकता है। मान लीजिए स्वर हटा देता हूं मैं, का, च, त, प। अब इनको बोल के दिखाइए जरा, बगैर स्वर के। स्वर की ध्वनि नहीं आना चाहिए मुंह से, स्वर की ध्वनि ना निकले। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बड़ा काठिन्य होगा बोलने में। इसलिए स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और स्वयमेव राजन्ते, अपने आप ही जो बोले जाते हैं बगैर किसी की सहायता के, वो स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है। अच्छा, बताइए स्वर की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। हाँ, यदि ये क्वेश्चन बनता है स्वरों की संख्या कितनी, अगर ऑप्शन में आपके पास 11 है तो सही क्या होगा? 11। गिन लीजिए, आ, ई, उ, री, है ना, ये तो हो गए मूल स्वर। इसके बाद संयुक्त स्वर आते हैं, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 3 और 1 4, 6, 7, 8। और कौन सा? बड़ा आ, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ा ऊ। कितना हुआ? कितना हो गया? 11 हो गया ना। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और जो 13 कह रहे हैं आप लोग, अम और आहा, वो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। उसको मैं बता रहा हूँ क्यों स्वर आप नहीं कह सकते हैं। स्वरों की परिभाषा क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, ठीक है, यही है ना परिभाषा स्वर की। अब मुझे बताइए कि आप
अनुस्वार का और विसर्ग का क्या स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं? क्या कहते हैं इसको? अम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अह कहते हैं, है ना? यही होता है ना, अह और अम। जैसे कोई एक शब्द बोलिए जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आता हो, जैसे मान लीजिए रामः है, क्या है शब्द? रामः है, रामः। अब मुझे बताइए इसमें कितनी ध्वनियां हैं रामः में? 5 ध्वनियां है ना? अलग अलग कीजिए ध्वनियों को, रा, आ, मा, आ, है ना? अब ये जो विसर्ग बोला जा रहा है वो किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से बोला जा रहा है ना। और स्वर की परिभाषा क्या है? तो स्वतंत्र रूप से है क्या ये? तो फिर स्वर कैसे हो सकता है? स्वर की परिभाषा तो है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, लेकिन विसर्ग और अनुस्वार, अब कृष्णम बोल लीजिए, है ना, कविम बोल लीजिए, कविम, कविम, है ना। तो यहां पर भी जो अनुस्वार है, बिंदी है, वो काय में है? ई के ऊपर लगा के बोल रहे हैं ना हम। स्वतंत्र रूप से अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण नहीं होता है ना। हाँ, ऋषि वाला कैसे होगा? ऋषि वाला री स्वर के अंतर्गत आता है, ये तत्सम शब्दों में आपको देखने को मिलेगा। हिंदी के तद्भव शब्दों में ये प्रायः नहीं ही होता है ना के बराबर होता है। री का उच्चारण आपको तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखो, री को ना इसलिए हटाया गया, बता रहा हूं ना मैं, कि हिंदी भाषा में, जो आधुनिक हिंदी भाषा है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों में होता है, प्राचीन भाषा में, है ना। आधुनिक भाषा में री का प्रयोग, एक शब्द और रहता था पहले, री नाम का, इस तरह बनता था वो, इसको एकदम से हटा ही दिया गया है। ये संस्कृत वर्णमाला में ये है, रिलरिक पढ़े होगे तुम, है ना, आई उन रिलरिक, दूसरा वाला जो सूत्र, उसमें री और री दोनों आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है ना। और 2 अयोगवाह ऐड हो जाते हैं इसमें, अयोगवाह, अयोगवाह, है ना, ठीक। क्या है ना, अम और आह को ना तो स्वरों के साथ ही बोला जाता है, क्योंकि स्वर के तुरंत बाद आते हैं, है ना, स्वरों के साथ इनकी गणना की जाती है, इसलिए व्यंजन भी नहीं हो सकते हैं। और स्वर इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगरी में एक रखा है ना। यदि ऑप्शन में 11 ना हो कि 13 हो, 11 ना हो की स्थिति में कह रहा हूं मैं, तो 13 लगाइएगा। यदि 11 है ऑप्शन में तो 11 ही स्वरों की संख्या होगी, ठीक। अच्छा, ठीक है। इसके बाद कितने वर्ग होते हैं टोटल? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। इनको क्या कहा जाता है? इनकी संज्ञा होती है ना कुछ, स्पर्श, स्पर्श संज्ञा होती है ना। इनको स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है ना, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, का से लेकर मां तक के, का से लेकर मां तक के कितने हो जाते हैं टोटल? 25 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? यादी आ जाते हैं, अंतस्थ आते हैं, ये स्पर्शी हो गए, फिर अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? या र वाला, है ना, ये हो गए 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म, ऊष्म कितने होते हैं? शा, शा, शा और हा, ये भी 4 होते हैं, है ना। इसके बाद संयुक्त वर्ण आते हैं, 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्रा, है ना। कितने हो गए टोटल? 25 4 29, 29 4 33, है ना, 33। और 4 संयुक्त वर्ण आ जाते हैं आपके, है ना, 33 4 37। और 2 वर्ण आते हैं आपके, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं, और भी नाम है, पुनरुक्त वर्ण कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। वो क्या है? वो है आपका, एक तो ये डा है और एक आपका ढा है, इस तरह के वर्ण। ये वर्ण कभी भी शब्द के आदि में आपको नहीं दिखेंगे, शब्द के आदि में ये वर्ण नहीं होते हैं, ये वर्ण होते हैं शब्द के बीचों बीच। जैसे पढ़ना, जो ढा है वो उसमें बिंदी रहेगी नीचे, है ना। सामान्यतः वर्णमाला में जो ढक्कन वाला ढा वो केवल ऐसे लिखा जाता है, डमरू वाला ढा ऐसे
जब डमरू हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डमरू, है ना। और यही डा अगर बीचों बीच होता तो उसमें ये बिंदी लग जाता नीचे, ठीक। अच्छा बताइए मुझे व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, व्यंजनों की। व्यंजन कितने होते हैं, अभी तो हम गिने हैं, कितने गिन लिए हैं हम, 39 गिने हैं ना, व्यंजन 39 गिने हैं ना। 25 हो गए, फिर से गिने, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त, है ना। 4 3 12, 25 12 35 2 37, ठीक। और 2 हो गए आपके उत्क्षिप्त वर्ण 39। व्यंजन कितने हो गए आपके 39। अच्छा कुल वर्णमाला में शब्दों की संख्या कितनी है, वर्णों की कुल संख्या कितनी है वर्णों की, 52 52, है ना। 39 हो गया, अब इसमें आप 11 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, और प्लस अयोगवाह 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 52। तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 52, ठीक है। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह सबको मिला के संख्या कितनी हुई 52। बताइए क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं। तथा दूसरा है भा भा, तीसरा है आ आ, और चौथा है ग ग। बताइए निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ता था, पाफा, आ अथवा कागा। हाँ कौन से हैं, का और गा। क्यों है, हाँ बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो क्या होगा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन नहीं है। हाँ का और गा नहीं है, अल्पप्राण का और गा अल्पप्राण नहीं है क्या। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्वर भी अल्पप्राण होते हैं सभी, है ना। का और गा भी अल्पप्राण होते हैं, और चा और जा ये भी अल्पप्राण है। अल्पप्राण कौन से होते हैं, प्रथम और, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा। और सुन लीजिए यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार बोले तो या, रा, ला और वा, और समस्त स्वर, ये क्या होते हैं, सारे के सारे अल्पप्राण होते हैं। प्राण दो प्रकार के होते हैं ना, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक। और महाप्राण कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे फिर, जो इनको छोड़ के जितने भी बड़े, जितने भी बचे हैं वो चौथा और, है ना, दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो जाएगा आपका महाप्राण। और कौन सा, शल, शल मतलब शा, शा, सा और हा, है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे।
ये हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक, तो ये भी तृतीय और चा प्रथम वर्ण हो गया, जा तृतीय हो गया। फा भा कौन सा है? पा फा दूसरा, पा फा बा भा ये चौथा वर्ण है, दूसरा चौथा, ये महाप्राण है। तो ये सही हो जाएगा इसमें, है ना। कौन सा नहीं है? तो फा और भा नहीं है। हाँ नहीं, अल्प प्राण में आएगी। क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े, मैंने क्या पूछा था? निम्न में कौन से व्यंजन, व्यंजन था ना, वर्ण नहीं था। पहला क्वेश्चन जो पूछा है मैंने, उसमें मैंने व्यंजन जानबूझ के रखा था, क्योंकि अ भी अल्प प्राण में आता है, तो वो तो स्वर के अंतर्गत आ जाएगा ना। मैंने पूछा व्यंजन। अगर ये मैं पूछता कि इसमें निम्नलिखित वर्णों में कौन से अल्प प्राण हैं, तो दो ऑप्शन सही होते उसके, अ भी सही हो जाता और जो ऑप्शन नंबर 4 था वो भी सही हो जाता, है ना। तो मैंने व्यंजन रखा था। बताइए शा, शा, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी। अच्छा बताइए मुझे, छा, ज और चा, चा छा जा, चा छा, ये दो वर्ण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, है ना, और चौथा कोई नहीं। बताइए। हाँ, स्पर्श संघर्षी भी वर्ण है ये, है ना। स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाता है, क्योंकि स्पर्श भी आ गया और संघर्षी भी। जो चवर्ग होता है, चा छा जा झा इया, ये जो 5 वर्ण हैं वो स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। अगर आपका स्पर्श जुड़ा है उसमें, तब तो चाचा चाचा यहाँ होगा, क्योंकि स्पर्श संज्ञा भी है का से लेकर मां तक के वर्णों की, और संघर्ष संज्ञा केवल चवर्ग की है, स्पर्श संघर्षी आ जाएगा। और केवल यदि संघर्षी पूछता है तो शा सा साहा, है ना। केवल यदि संघर्षी पूछ रहा है तो शा सा साहा, है ना, ये संघर्षी वर्ण हो जाएंगे। बताइए ज्ञानी वाला जो ज्ञा वर्ण है वो किन दो वर्णों के संयोग से बनता है? हाँ बताओ। जा और इया से बनता है। जो ज्ञा वर्ण है वो किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? जा से बनता है और इया से बनता है। ज्ञा। त्रा किन दो वर्णों से बनता है? ता और रा से। क्षत्रिय वाला अक्षा किन दो वर्णों से बनता है? का। शा कौन सा? मूर्धन्य शा, है ना। और एक और बचा श्रा, ये किन दो वर्णों से बनता है? शा और रा से। ठीक, ये संयुक्त वर्ण ध्यान रखिएगा, इन दो दो वर्णों के मेल से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं, है ना। एक बार घोष और अघोष बता दीजिए मुझे, घोष वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? कोई नहीं, लिख लीजिएगा बाद में। एक तरफ आपका है घोष, इसको आप सघोष भी कहते हैं ना। एक तरफ है आपका अघोष। बताइए घोष वर्णों के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? हर्षा संबारनादा घोषाश्च। हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार कहां से कहां तक चलेगा बालक बताओ? हर्ष प्रत्याहार हायावरट के हा से आगे जवगरदश के शा तक, है ना। इसके अंतर्गत आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना। और यहां पर प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय लिख जाइए पांचों वर्ग में, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग,
तवर्ग और पवर्ग, है ना। कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होगा? गा, घा और अंगा। चवर्ग का जा, झा और या। टवर्ग का डा, ढा और अणा। तवर्ग का दा, धा और ना। पवर्ग का बा, भा और मा। उसी तरह यहां पर देखिए का, खा, गा, सॉरी, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। ये वर्ण आ गए, है ना। और कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आ जाएगा आपका समस्त अंतस्थ। अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हाँ, या, रा, वा और ला। उसके बाद एक वर्ण रहता है हा। हा का भी क्या होता है? घोष में आता है ना। और यहां पर आ जाएगा तीनों शा, शा, शा और ये वाला शा। केवल इतने ये हैं अघोष। और इसके बाद समस्त स्वर, समस्त स्वर वर्ण भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, घोष के अंतर्गत, है ना। ये लिख लीजिए, अगर कोई प्रत्याहार जानता है तो हर्ष प्रत्याहार के समस्त वर्ण होते हैं घोष और खर प्रत्याहार के समस्त वर्ण होते हैं अघोष, है ना। ये प्रत्याहार है। खर मतलब खा से लेकर रा तक, हर्ष मतलब हा से लेकर शा तक। जो पाणिनि के जो उसके 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र जिन्हें कहते हैं, उनमें ये आएगा। हयवरट के हा से जवगढ़दश के शा तक जितने वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? घोष हैं, है ना। हर्षा संबारनाद घोष, संबारनाद घोष। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समस्त वर्ण अघोष हैं। ठीक है, मुझे बताइए चा वर्ण घोष है कि अघोष है? चा, तुरंत तुरंत बताना चाहिए। फा, मा, जा, हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा ना, माइंड पे प्रेशर पड़ता है ना, तुरंत तुरंत नहीं आ पाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष कहलाता है और पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। ठीक, इसके बाद इसी तरह से आपका प्राण भी चलता है ना। प्राण का अगर हम देखें तो वो भी दो तरह से हो जाता है, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। बताइए मुझे, अल्प प्राण किन कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, है ना। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और महाप्राण कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक, और कौन से हो जाएंगे? यण प्रत्याहार, मतलब या अंतस्थ लिख लीजिए, अंतस्थ, अंतस्थ हो जाएंगे। और इसमें ऊष्म हो जाएंगे, है ना। और समस्त स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्लियर? अच्छा बताइए, ईश्वर वाला ई का कौन सा प्राण होता है? अल्प प्राण, महाप्राण? ऋषि वाला री अल्प प्राण। ठाकुर वाला ठा महाप्राण। था, थर्मस वाला था, जा अल्प प्राण, तृतीय है ना। बकरी वाला बा और वकील वाला बा अल्प प्राण, है ना। ठीक, तो घोष अल्प प्राण जान गए। ठीक है, इसके बाद प्रयत्न भी होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न होता है और बाह्य प्रयत्न होता है। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं, है ना। होते 5 प्रकार के हैं, लेकिन 5वां प्रकार माना नहीं जाता है। केवल छोटे आ का 5वां प्रकार होता है, जिसको
कहते हैं समृद्ध, है ना। 4 ही प्रकार माना जाता है। सबसे पहले होता है स्पृष्ट, फिर होता है ईषद स्पृष्ट, फिर होता है विवृत, फिर होता है ईषद विवृत, है ना। 4 प्रकार होते हैं। जो 5वां प्रकार समृद्ध है, समृद्ध मतलब क्या होता है, कंजस्टेड, सकरा हुआ, है ना। और विपरीत मतलब क्या होता है, ओपन, है ना, खुला हुआ। ठीक है, वर्णमाला की जो लोग क्लास नहीं लिए होंगे उनके लिए पर्याप्त मैटर हो गया वर्णमाला का, और एक दिन देख लेंगे इसी तरह। आज के लिए सर इतना ही, 20 मिनट हो गया। आज क्वेश्चंस नहीं